अस्सलाम वालेकुम। कैंडिडेट्स, जिस तरह आप तमाम जानते हैं कि एसपीएससी ने 1500 लेक्चरर्स की पोजीशंस के लिए एडवर्टाइज़ किया था और थाउजेंड्स ऑफ द कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड अगेंस्ट द पोजीशन। डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वैकेंट पोजीशंस ये 1500 इन टोटल थी और कोरोना की वजह से टेस्ट पोस्टपोन हो गए थे, जो कि अनकरीब मुमकिन है कि एसपीएससी इसकी टेस्ट के लिए अनाउंस करेगा। एनी हाउ द स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो भी हैं जिन्होंने अप्लाई किया था अपने रिलेटिव सब्जेक्ट्स के अंदर, वो अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। मैंने अपने IQ सिंध चैनल में इन कैंडिडेट्स की रहनुमाई करने के लिए अपनी वीकली और मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोशिश करूँगा कि डिफरेंट टिप्स जो इन जनरल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, क्योंकि आप जानते हैं कि मिनिमम 30% ऑफ द जनरल नॉलेज जो कि डिसाइड किया गया है, तो मिनिमम 30% जो है 70% सब्जेक्ट वाइज होगा और बकाया जो 30% है उसमें अगर कोई स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हाईएस्ट स्कोर ले लेते हैं और अपने सब्जेक्ट में भी, तो इजीली दे विल हिट द पोजीशन। तो इसके लिए आप लोग फॉलो करेंगे और इस तरह की सर्चिंग करके उन एरियाज़ को आप क्लियर करेंगे, तो होपफुली यू विल अचीव द मैक्सिमम स्कोर इन जनरल नॉलेज एज वेल। तो स्टूडेंट्स आए, हम लोग अपने शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोग सबसे पहले, क्योंकि ये सिंध की पोजीशंस हैं, तो इस हवाले से सिंध एंड पाकिस्तान, तो जोग्राफ़ी को आपने इम्पॉर्टेंस देनी होगी। एट द मोस्ट आपने एट द वेरी फर्स्ट स्टेज जो है वो जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान and its neighboring countries, geography of Pakistan and its neighboring countries, and then geography of Sindh as well। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपने सबसे पहले पाकिस्तान की एरिया बिलफर्स इन मिलियन हेक्टर्स में आप कैलकुलेट कर लें और पाकिस्तान की एरिया इन एकर्स आप कैलकुलेट कर लें और ये आप अपने जहन में मतलब उसकी कोई नेमोनिक इस तरह बनाकर आप अपने जहन में बिठा देंगे। यू माइट बी knowing about mnemonics, because the general knowledge is always is the subject which is to be crammed up. There are many things which can be understood as well, but there remains the need of cramming things or closing the door of those things to fade off, यानी अपनी मेमोरी से निकल जाने से रोकने के लिए आपने थोड़ा नेमोनिक इस तरह बनानी होगी। जो भी टर्म्स आप पढ़ें तो उनके लिए आप अपनी नोट बुक के अंदर इस तरह ऑर्गेनाइज वे में आप उनको जॉट डाउन करें और उनकी इन शॉर्ट नेमोनिक्स अपने जहन में
बिठाते हुए फिर आगे बढ़ते जाएं कि आप कहीं भूल भी सकते हैं। ये अगर आप जहन में मतलब इस तरह आप स्टडी करते हैं तो नेमोनिक्स आपके लिए स्पेशली एक ऐसा रास्ता बनाएंगी जिसमें कहीं भी कोई चीज़ें आपस में इंटरमिक्स नहीं हो सकती और कोई आप के जहन से निकल जाए, उसकी जगह दूसरी कोई चीज़ रिप्लेस हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी जो है वो रिड्यूस की जा सकती है थ्रू यूज़ ऑफ नेमोनिक्स, यानी जब आप इन एडवांस काशियस हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने पाकिस्तान की एरिया एंड देन प्रोविंशियल वाइज एरियाज़, इन चारों प्रोविंसेस में बड़ा सबसे कौन सा है, और फिर एरिया वाइज बड़ा कौन सा है, पॉपुलेशन वाइज बड़ा कौन सा है, टोटल पॉपुलेशन करंट जो हमारा जस्ट रिसेंट सेंसस हुआ है उसमें पॉपुलेशन तमाम प्रोविंशियल वाइज क्या क्या थी और ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन क्या थी। इसके बाद एक चीज़ जहन में रखनी है, वो ये ओके स्टूडेंट्स, उसके अलावा आपने गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर, इनकी एरियाज़ और इनके डिस्ट्रिक्ट्स, उनके नाम वगैरह, और इनकी पॉपुलेशन, और इसके बाद ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसकी एरिया और इससे रिलेटेड इसके जो है वो प्रोविंसेस और लार्ज पॉपुलेशन वाला प्रोविंस और लार्ज एरिया वाला जो है लार्ज एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट और लार्ज एरिया वाला लार्ज पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट एंड सो व्हाट इससे रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं वो आपने सर्च आउट कर लेनी होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने रिवर्स, लार्जेस्ट रिवर्स कौन सी हैं? लार्जेस्ट रिवर्स, smallest and oldest rivers, dams, largest dams and smallest dam and oldest dam, और उसके अलावा वो डैम्स जो कि अभी मुतनाज़े हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो सकते थे, बड़े अरसे के बाद से उस पर काम होना चाहिए था, लेकिन कुछ प्रोविंशियल जो इश्यूज़ की वजह से अभी तक उनके बारे में अनडिसाइडेड है। तो इस तरह ये आपने डेमोग्राफिकल जो वेरिएबल्स है वो तमाम पूरे पाकिस्तान के प्रोविंशियल वाइज एंड दूसरी ये हमारे जो लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज़ हैं उनकी, यानी आज़ाद कश्मीर और फिर गिलगित बल्तिस्तान, इनके बारे में भी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो भी पॉसिबल एरियाज हों वो आपने देख लेनी होगी। डेमोग्राफी ऑफ सिंध भी आपने स्पेशली देखनी होगी, और जिसमें लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, लार्जेस्ट डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन पाकिस्तान, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन सिंध एंड देन मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट किस प्रोविंस के अंदर हैं, और फिर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स
हमारी सिंध में कितनी है, ओवरऑल पाकिस्तान में डिवीजन्स की तादाद कितनी है, और फिर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में भी आप कैटेगराइज कर देंगे। और इस तरह ये आपने जो डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स पॉसिबली जो होंगे वो आपने सर्च आउट कर लेने हैं। इसमें इसके अलावा ओल्डेस्ट ग्रेवयार्ड या हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं सिंध के अंदर, या दरगाहें हैं, या पुरानी मसाजिद हैं, या बहुत बड़ी मसाजिद हैं, या बहुत बड़े मंदिर हैं, या चर्च है बड़े से बड़ा, या इस तरह की जो भी जो चीज़ें हैं यादगार के हवाले से हमारे कंट्री में ओवरऑल प्रोविंस वाइज भी अलग आप करेंगे, और फिर जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जिनको खुसूसी तौर पर दुनिया में बड़ी अहमियत की नज़र से देखा जाता है, या जो टूरिस्ट हैं वो भी वहाँ पर आकर विज़िट करते हैं, तो उन तमाम जो लोकेशंस का और उनसे रिलेटेड जो है हिस्टोरिकल जो सेज हों वो भी आपने थोड़ा सा उनकी नो हाउ कर लेनी है। स्टूडेंट्स उसके बाद कराची, आपने सिंध की स्टडी करते वक्त कराची को याद रखना होगा, कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स, डिवीजन्स और मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज, पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज, और इससे रिलेटेड जितनी भी मेट्रोपॉलिटन के हवाले से जो रिलेवेंट नॉलेज है कराची की अरब पर, क्योंकि हमारी जो चीफ अर्बन एरिया में कराची आता है तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो इस तरह आपने इससे रिलेटेड जो पॉसिबल डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं उनकी एक नो हाउ कर लेनी होगी। स्टूडेंट्स उसके बाद आपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ पाकिस्तान ओवरऑल, नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स कितनी है, और प्रोविंशियल असेंबलीज़ की रेस्पेक्टिव वाइज, प्रोविंस वाइज कितनी सीट्स हैं और टोटल कितनी सीट्स हैं। इसके अलावा सेनेट की टोटल सीट्स कितनी हैं, और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में सिंध का नंबर कहाँ से शुरू होता है। जिस तरह आप 1 से लेके 272 तक जाए, तो अब 1 कौन से प्रोविंस को एसोसिएट किया गया है, और फिर कराची की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है नेशनल असेंबली की, वो कौन से नंबर से शुरू होती हैं, कौन से नंबर तक टर्मिनेट करती हैं, और सिंध की ओवरऑल सिंध की जो है वो 1 नंबर कहाँ से शुरू होता है, या फिर आप ये कहें कि सिंध का नंबर कहाँ से शुरू होता है, या ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी में फर्स्ट नंबर जो है किस प्रोविंस को दिया गया है, सेकंड नंबर पर कौन सा प्रोविंस है, थर्ड पर कौन सा है, फोर्थ पर कौन सा है। इस तरह इनकी तरतीब वाइज आपने जो है वो एक एलोकेशन बना लेनी होगी। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपने सिंध के लिए ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस तरह का एक चार्ट या टेबल बनानी होगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपने पॉपुलेशन में मैक्सिमम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक ऑर्डर में आप रखेंगे, जिसमें मैक्सिमम बड़ी पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट ऊपर हो, और इस तरह रिलेटिवली लीस्ट और लार्जेस्ट साइज़ इन पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स की थोड़ी कैटेगरी बना लेंगे, या फिर इसी में आप डिवीजन्स को भी शामिल कर दें कि डिवीजन में कौन सी डिवीजन्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली है और कौन सी डिवीजन स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन वाली है, और कौन सी डिवीजन की एरिया, यानी इसमें एक पैरामीटर एरिया का रखें और दूसरा पैरामीटर आप पॉपुलेशन का रखें, और फिर एरिया वाइज उसको पॉपुलेशन वाइज रैंक करते जाएंगे। इस तरह आप डिवीजन्स की रैंकिंग में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि
क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जो बाज़ औक़ात आते हैं और फिर इवन हमारे स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान स्टडीज़ वाले होते हैं, जो मास्टर्स इन पाकिस्तान स्टडी किया होता है, बाज़ औक़ात वो भी खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल में इस तरह के सवाल देने का मतलब क्या होता है, क्योंकि रश ऑफ जो कैंडिडेट्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उस रश को जो है वो कम करने के लिए स्क्रीन आउट जो है वो इफ़ेक्टिव करने के लिए आपने कुछ इस तरह के सवालात भी बनाने होते हैं जिनके ज़रिए यानी वो मोस्टली जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो है वो इग्नोर कर देते हैं। तो ये इग्नोर से बचने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी 30% या ये जो 40% है ऑफ द जनरल नॉलेज वाला जो एरिया है, इसमें आपके मैक्सिमम स्कोर हो, अगर आपकी विश ये है और फिर क्योंकि आप सब्जेक्ट में ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, उसमें आप फुल कॉन्फिडेंट हैं और आप इस सब्जेक्ट में यानी 30% जो है वो आप मिस नहीं करना चाहते, तो इस तरह अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में आप चलेंगे तो मुझे इस चीज़ का बहुत एक्सपीरियंस है और मैं इंशाल्लाह आपको कॉन्फिडेंस से और चैलेंज से कहता हूँ इंशाल्लाह यू विल हिट द हाईएस्ट स्कोर इन दिस वे। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में, अगर अनऑर्गेनाइज्ड वे में आप स्टडी करें तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उस टाइम पर आपको जो है वो आप जस्ट डिसाइड करें, सही डिसाइड करके ऑप्शन पर पहुँचें, क्योंकि बनाने वाले भी जो टेस्ट बनाने वाले हैं वो मास्टर्स होते हैं, बड़े रिसर्चर्स होते हैं और बड़े ही टैलेंटेड लोग बैठे होते हैं। तो ये नहीं है कि आप इस तरह जो है वो अंडर एस्टिमेट कर लें। तो इसके बाद स्टूडेंट्स, क्लाइमेट एंड मेट्रोलॉजिकल चेंज, क्लाइमेट एंड मेट्रोलॉजी। अब इसमें आपने जो है वर्ल्ड लेवल पर इसको थोड़ा सा आपने पूरी मैथ्स लेवल पर पढ़ना होगा, जिसमें अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स कितनी हैं, अर्थ एंड अर्थ के लेयर्स, फिर टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ की कितनी है टोटल, हम यानी हमारा पाकिस्तान कौन सी प्लेट पर है और इंडियन जो प्लेट है टोटल प्लेट्स कितनी है और उनके नाम क्या हैं। इसके बाद फिर हम किस प्लेट पर मौजूद हैं और नंबर 2 हमारी अर्थ की जो एज है वो क्या है, अर्थ की एज क्या है, यूनिवर्स की ओवरऑल एज क्या है, क्या एस्टिमेट की गई है, अर्थ की एज क्या है, और लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस एंड लैटिट्यूडिनल लाइंस और टाइम जोन्स एंड देन लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस का आपस में जो डिफरेंशियल्स होता है जिसको आप टाइम जोन्स कहते हैं। तो इसी तरह आप टाइम लोकेट करते हैं और फिर डिस्टेंस लोकेट करना हो तो आप क्या करेंगे। अगर लैटिट्यूडिनल लाइन सपोज करें, मैं कहूँ कि एक कंट्री जो कि 5 डिग्री लैटिट्यूड पर है और दूसरा 15 डिग्री लैटिट्यूड पर है और दोनों की लॉन्गिट्यूड सेम है, दोनों की लॉन्गिट्यूडल लाइन सेम है, सिर्फ लैटिट्यूडिनल में फ़र्क है, तो इस तरह इनका डिस्टेंस कितना होगा। या फिर लॉन्गिट्यूड दोनों की चेंज, लैटिट्यूड सेम हो और लॉन्गिट्यूड में फ़र्क हो तो फिर डिस्टेंस कितना होगा। या फिर सपोज़ करें एक 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है और दूसरा 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, तो इस कंट्री का यानी दोनों का आपस में टाइम डिफरेंस कितना होगा। और टाइम डिफरेंस यानी टाइम जोन्स ये आप समझ लेंगे 15 डिग्री पर क्या होता है और फिर जो 1 डिग्री पर इसका कितना फ़र्क आता है और टोटल ओवरऑल बहरहाल ये आपने यहाँ से क्लियर कर लेना होगा। लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस एंड टाइम, लॉन्गिट्यूडिनल लैटिट्यूडिनल डिफरेंस एंड डिस्टेंस। इसके बाद आपने मूनसून विंड्स, टाइप ऑफ द विंड्स कौन सी लगती हैं, फ्राम सी टू लैंड, फ्राम लैंड टू सी, या फिर मूनसून इसको आप कहते हैं कौन सी है। और
इस तरह टाइप्स ऑफ विंड्स तमाम जो आप थोड़ा समझ लेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद एपीहेलेन क्या है, पेरीहेलेन क्या है, एपीहेलेन एंड पेरीहेलेन व्हाट आर दी, कौन से डिस्टेंसेस हैं, यानी सन एंड अर्थ से या मून एंड अर्थ से या मून एंड सन से, मून एंड अर्थ से, अर्थ एंड मून से, ठीक है, या सन एंड अर्थ से। तो इस तरह ये एपीहेलियन किसको कहा जाता है, पेरीहेलियन किसको कहा जाता है, कौन से लार्जेस्ट डिस्टेंसेस इनमें से कौन सा है, लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा है। सोल्स्टाइस एंड इक्विनाइस क्या होते हैं, सोल्स्टाइस इक्विनॉक्सिस। लॉन्गर आपका डे कौन सी डेट को फॉल करता है साल में, और स्मॉलर डे कौन सी डेट को फॉल करता है, लॉन्गर नाइट कौन सी डेट को फॉल करती है, स्मॉलर नाइट कौन सी डेट को फॉल करती है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अर्थक्वेक्स जो होते हैं इनकी स्टडी को सीस्मोलॉजी कहा जाता है। सीस्मोलॉजी से रिलेटेड भी आप कुछ पढ़ लेंगे। रिक्टर स्केल क्या है, और ज़ीरो लेवल अर्थक्वेक कौन से होते हैं, ज़ीरो लेवल अर्थक्वेक्स। और हमारी हिस्ट्री में एशिया में सबसे बड़ा अर्थक्वेक किस सन में आया था और कौन सा कंट्री हिट हुआ था, एंड इसके साथ साथ एपीसेंटर क्या होता है, एपीसेंटर क्या होता है, और मिनिमम अगर रिक्टर स्केल पर सपोज करें 7, रिक्टर स्केल की रीडिंग है 7, तो इसका मतलब ज़मीन के अर्थ के जो ट्रेमर्स होंगे, ट्रेमर्स इन मिलीमीटर क्या होगी। अगर सपोज करें 7 रिक्टर स्केल की रीडिंग का ये अर्थक्वेक हिट हुआ है किसी इलाके पर, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन जनरल आप ये बताएं कि ट्रेमर्स जो अर्थ जो शो करेगी वो मिलीमीटर में कौन से आर्डर का होगा। थोड़ा सा आप इसकी मैथमेटिक्स से अवेयर हो जाएंगे तो आपकी नॉलेज भी इजाफा होगा और आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद फिर हम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान पर चलेंगे। तो मूवमेंट यानी तहरीकें इंडो पाक की के पूरे जो मतलब पाकिस्तान एंड इंडिया की पार्टीशन अलग होने से पहले जो तहरीकें, मशहूर तहरीकें जो चली थी, जिस तरह आप रेशमी रुमाल की तहरीक समझें, रेशमी रुमाल की तहरीक या तहरीक खिलाफत, या इस तरह की एनलमेंट ऑफ बंगाल, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल के बारे में हिस्टोरिकली पार्टीशन से पहले 1905 एंड 1911 ये जो पीरियड्स हैं ये थोड़ा आप इसमें पढ़ लेंगे। और स्टूडेंट्स इस तरह आपने पाकिस्तान स्टडीज़ से पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद की जो हिस्ट्री है वो आपने जो है इन शार्ट पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें से बाज़ औक़ात ये कि छोटे मोटे सवालात बढ़ जाते हैं। तो पाकिस्तान जिसमें आप जो है लोकेशन वाइज या बाद में जो क्रोनोलॉजिकल वाइज प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट कौन सा था, सेकंड कौन सा था, थर्ड,
या गवर्नर जनरल्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल, सेकंड गवर्नर जनरल, थर्ड गवर्नर जनरल, फोर्थ गवर्नर जनरल, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956, फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फिर थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, फिर थर्ड हियरिंग 1973। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वाइज इनकी परमिएबल्स कितनी है, वेरिएबल्स इनकी कितनी है, वो भी आपने आर्टिकल्स कितने हैं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे और सेकंड थर्ड में, और इनकी थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेटरी रीजन से पढ़ना होगा आपने, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड में फ़र्क क्या था, किन किन चीज़ों में ये आपस में फर्स्ट सेकंड से डिफरेंट था और सेकंड थर्ड से डिफरेंट है, और थर्ड वन दोनों से सुपरसीड किस तरह कर रहा है, या कौन सी चीज़ पहले में बेहतर थी जो दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, या इस तरह मतलब डिस्क्रिमिनेटरी रीजन जो रखेंगे आप उनको समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आप पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्री इंडिया एंड बांग्लादेश के बारे में, इनकी डेमोग्राफीज़ के बारे में आपने पढ़ना होगा। पार्टीशन ऑफ बांग्लादेश पाकिस्तान से, इससे रिलेटेड भी आपने जो है पढ़ लेना होगा। 1 यूनिट कब नाफिज हुआ, किसने नाफिज किया, कब जो है इसकी एनलमेंट हुई, और इस तरह बड़े से बड़ा डैम इंडिया में कौन सा है, और इंडिया का छोटे से छोटा डैम, और सबसे ज़्यादा डैम किस सूबे में वाक़ हैं और इंडिया में, और सबसे पुराना डैम इंडिया में कौन सा है, और पिछले 10 साल के अंदर कितने डैम इंडिया ने बनाए हैं, और पाकिस्तान बनने के बाद टोटल डैम इंडिया में किस डिकेड में, कौन से डिकेड में बने, और मिलियन एकड़ फुट यानी कितनी जो है वो पानी की कैपेसिटी स्टोर करने की सलाहियत इंडिया ने अचीव कर ली, और वो कब अचीव कर ली मुकम्मल। और ये इरिगेशन के हवाले से इंडिया एंड पाकिस्तान से, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की का जो पानी का इशू है दैट हैज़ बीन वेरी मच क्रिटिकल, और इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, और किस तरह इसने जो है वो पाकिस्तान के लिए पानी की जंग जो है वो एक के लिए मैदान हमवार किया है सालों से, और पोटेंशियली पाकिस्तान की इकोनॉमी को वीक करने के लिए। तो एनी हाउ बहरहाल अब यहाँ पर मैं मतलब लेक्चर देने इस टॉपिक पर नहीं जा रहा, लेकिन असल में ये कि एक रियल जो इश्यूज़ हैं वो उनसे आपकी अवेयरनेस होना लाजमी है। तो आपने ये अपने नेबरिंग कंट्री में ख़ास तौर पर इंडिया एंड बांग्लादेश एंड ईरान, अफ़गानिस्तान, इनकी जो है डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स, मोटे मोटे डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स आपने जो है वो समझ लेने होंगे। इसके साथ साथ इनमें इनकी जोग्राफिकल जो लोकेशंस हैं या बॉर्डर लाइंस हैं आपस में, जिनको हम कहें कि लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअलाइज्ड कंट्रोल या एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। तो सिंपल इनमें जो है किस चीज़ की
खुसूसी तौर पर जो है माउंटेन्स वगैरह के हवाले से भी आप जो है वो उसको देख लेंगे। और बॉर्डर्स जो हैं इनके नाम या जो डिमार्केशंस लाइंस हैं, डिमार्केटिंग जो बॉर्डर्स हैं उनके नाम आपस में क्या हैं, इंडिया और पाकिस्तान की, फिर इंडिया एंड बांग्लादेश की, या सपोज़ करें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की ड्यूरन लाइन, या इस तरह के जो भी बॉर्डर्स के आपस में नॉमिनेटेड जो हैं रिलेशनशिप वो, और साथ में बॉर्डर्स की लेंथ। स्टूडेंट्स ये भी अहम टॉपिक है कि पाकिस्तान की कितनी लंबे से लंबी बॉर्डर किस कंट्री से जो कंटीजेंट है, और फिर उसकी एरिया कितनी, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो इस तरह ये जो है आपने या फिर छोटे से छोटी जो डिस्टेंस जो कि कंटीजेंट हो वो कौन सी है, किस कंट्री के साथ है, तो ये आपने कर लेना होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इस्लामियात से या इस्लाम से रिलेटेड आपने ग़ज़वात और सरिये, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जंगों में शामिल थे या जिन जंगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शामिल नहीं थे लेकिन सहाबा को भेजा, तो ऐसी जंगें जो थी ग़ज़वात में, तमाम ग़ज़वात के बिल तरतीब नाम और उनकी सन हिजरी और उनमें जो कमांडर भेजे गए या आगे मतलब कौन थे, या फिर बाद में डिसीजन जंग के फाइनल पर जो है कंक्लूजन पर कौन से शुहदा हुए, और उनमें से उनके वज़ूक़ात नाम भी। सहाबा के इल्क़ाबात, पहली बात अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम के कुछ लक़ब जो है वो मशहूर हैं, तो वो तमाम आपने देख लेने होंगे। इसमें सहाबा के भी डिफरेंट सहाबा के लक़ब हैं अलग अलग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिए, तो वो आपने पढ़ लेने होंगे, देखने। उम्महातुल मोमिनीन के भी इल्क़ाबात जो उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब दिए, तो वो आपने देख लेने होंगे। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के कितने मेंबर्स होते हैं, इस्लामी शरीयत कोर्ट, इसका रूल या इसका जो इफ़ेक्ट है द कंट्री या ये कब वजूद में आई और इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है, ये आपने इस्लामियात में से ये चीज़ें आपने खुसूसी तौर पर रख लेनी होगी। इसके बाद जंगों में जो भी जंगें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जिनमें शामिल थे, तो उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन सहाबा को किन किन चीज़ों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ की या जंग के बाद, तो ये आपने जो मतलब वाक़यात वगैरह जो अहम वाक़यात हैं जंगों के दौरान, ड्यूरिंग वार्स या ड्यूरिंग एक्सपीडिशन, जो एडवेंचर्स थे उसके दौरान जो तारीफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की हैं, जिन जिन बातों पर की हैं उनके नाम, या इस तरह का आप कर लेंगे तो अहम मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या सवालात वहाँ जाकर बनाए जाते हैं जहाँ पर हिस्टोरिकली कोई अहम चीज़ मौजूद हो, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है वो भी कोई कंप्यूटर नहीं है कि ऐसे ही उठाकर सवाल दे दे, तो उसमें एरियाज़ आपने देखने होते हैं। तो एरियाज़ जो है इस्लाम की के हवाले से जो अगर आप स्टडी करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके ऑनवर्ड के पीरियड की, तो आपने इस तरह जो है वो ये जो मैंने टॉपिक बताए जंगें और सहाबा के इल्क़ाबात, उम्महातुल मोमिनीन के इल्क़ाबात और फुतूहात, जंगें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ज़ाहिर है आप फुतूहात तमाम पढ़ लेंगे, किसमें जो है वो क्या किया और फतूहात मिली तो किस वजह से मिली, और फिर अगर कहीं शिकस्त हुई है तो कैसे हुई है,
या फिर कौन से ज़राए तरीके इस्तेमाल किए गए, हिकमत अमली कौन सी थी, और तरीके जंग के अंदर मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकाम थे, नमाज वगैरह या दूसरी तमाम, वो किस तरह वो कैरियान कर रहे थे, वो तमाम चीज़ें जो है वो जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन एरियाज़ के अंदर आ जाएगी। स्टूडेंट्स, एक इसमें एक दूसरी बात रही जा रही है, वो ये कि कुरान पाक में आपने ख़ास तौर पर तमाम जो सूरतें हैं वेज़ेवस 1 से 114 तक तमाम सूरतों की तरतीब और टॉपिक वाइज हर एक सूरत में किस टॉपिक पर डिस्कस किया गया है, जनरली उसका तर्जुमा जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे टॉपिक वाइज क्या डिस्कस है, पूरा उसका सेंट्रल आइडिया क्या है हर सूरत का, तो ये आपने लाजमी करना होगा। और बाकी कुछ कुरान पाक से रिलेटेड छोटे छोटे जो सवाल होते हैं जो आप लोग मैट्रिक क्लास या इंटर तक के बच्चों को हम लोग सिखाते रहते हैं, जो आप खुद ही वैसे भी इन जनरल आप जानते होंगे, तो ये डायनामिक्स जो है वो कुरान पाक से रिलेटेड के वाक़यात आप जब पढ़ लेंगे तर्जुमे के साथ तो आपको वाक़यात का पता चलेगा, शान नुज़ूल का पता चलेगा, और जो है वो कंसेप्ट का या सेंट्रल आइडिया का पता चलेगा हर सूरह में। और थोड़ा सा अहादीस से भी आपने सपोर्ट, थोड़ा बल्कि ज़्यादा इंटरप्रिटेशन अहादीस ही करती हैं। कुरान पाक को सबसे ज़्यादा समझने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा और कोई हस्ती मौजूद नहीं है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया उसी के तनाज़ुर में जब आप कुरान पाक को समझेंगे तो दैट विल बी द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान। तो इस तरह आपने ये हिस्सा ध्यान से तैयारी करनी। स्टूडेंट्स, इसके बाद इंटरनेशनल इश्यूज़ पर आप अच्छा एक बात आपके जहन में रहे, इंटरनेशनल इश्यूज़ या फिर इंटरनेशनल टर्म्स और एटसेट्रा। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके जहन में ये रहना चाहिए कि जो भी टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, टेक्निक्स दे रहा हूँ या बता रहा हूँ, तो ये मोस्ट इफ़ेक्टिव एरियाज़ हैं। जिन एरियाज़ को अगर आप फॉलो करेंगे, इन पर आप काम करेंगे, तो आप आसानी से वैसे आप जाकर कोई भी बुक पढ़ लें, उसमें बहुत सारा मवाद और फिर इस तरह जनरल नॉलेज की भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, और इस तरह आप अपने जो सब्जेक्ट को इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो ये वो एरियाज़ जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जिनमें सवालात की पॉसिबिलिटी, क्योंकि ड्यू टू एक्सपीरियंस और ओइंग टू माय एक्सपीरियंस, तो ये चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल इश्यूज़ में जिस तरह आप गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनकी जो काउंसिल्स हैं GCC, उसमें कौन से कंट्रीज़ आते हैं, यूनाइटेड नेशंस, इसका वजूद कौन सी डेट एंड ईयर को, और यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है, इसकी जो एजेंसीज़ हैं वो कौन सी हैं, जिस तरह WHO है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है एंड ऑल अदर्स, तो उनके हेड क्वार्टर्स कहाँ कहाँ वाक़ हैं, IMF इसका हेड क्वार्टर कहाँ वाक़ है, या फिर WTO इसका हेड क्वार्टर कहाँ वाक़ है, या 40 फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ वाक़ है। तो इस तरह इसकी लोकेशंस, और फिर यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी, करंट जनरल सेक्रेटरी कौन सा है, पिछला जनरल सेक्रेटरी कौन सा था, IMF का करंट जनरल सेक्रेटरी कौन सा है, पिछला कौन सा था, और OIC से रिलेटेड OIC कब वजूद में आई, और किस कंट्री की मोस्ट एसेंशियल जो है कोशिश की वजह से OIC वजूद में आई थी, और किस शख्स की फ़र्ज़ थी कि OIC को वजूद में लाया जाए, और इस तरह OIC के मेंबर्स कंट्रीज़ कौन से हैं, यूनाइटेड नेशंस के कितने कंट्रीज़ जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, और इस तरह आपने ख़ास तौर पर इन
तो स्टूडेंट्स इसमें ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, थोड़ा इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं तो इसमें आप दुनिया के यानी ग्लोब वर्ल्ड मैप पर जाकर आइलैंड्स तमाम देख लेंगे। मोस्ट जो पॉपुलेशन वाले या कम पॉपुलेशन वाले पॉपुलर कौन से हैं, जो कि किस चीज़ की वजह से पॉपुलर है, तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स ये कहाँ वाक़ हैं, और क्योंकि ब्रिटिश का नाम ही आ गया है तो आप नाम पर नहीं जाएंगे, आप इनको सर्च आउट करेंगे। ब्रिटिश के कितने प्रोविंसेस हैं और उनके ये रिलेटिव कैपिटल्स हर एक के कौन कौन से हैं। और इसके बाद आपने ग्लोब, क्योंकि इंटरनेशनल इश्यूज़ की बात पर आ रहे हैं, तो आपने सुएज़ कैनाल किस कंट्री के कंट्रोल में है इस वक्त, सुएज़ कैनाल कहाँ से जो है निकलता है, मेडिटेरियन सी, और जब जिब्राल्टर, इसको भी आप पढ़ लेंगे कहाँ पर वाक़ है, मेडिटेरियन सी के नज़दीक तरीन कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, कैस्पियन सी ये कौन सा सी है, सी और ओशियन में क्या फ़र्क होता है, ये ऐसे टर्म्स हैं जो आपने सर्च कर लेने होंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद साइंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स में आपने जो है इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट में से जो मोस्ट नॉन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आपने देख लेना होगा। लेबॉर्ट्रीज़ में सर्न, ये लेबॉर्ट्री कहाँ वाक़ है, गॉड पार्टिकल्स क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड इसी तरह के नाम में जो भी मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड उनके बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल पर भी और उसकी बेसिक स्ट्रक्चर पर भी और बेसिक यूज़ पर भी थोड़ा सा आप नज़र डाल देंगे इस तरह, और उनकी इन्वेंशन किसका क्रेडिट किसके पास जाता है इसको भी आपने देख लेना होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात इन्वेंशन से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये रहा टॉपिक आपका साइंस से रिलेटेड, यानी लेबॉर्ट्रीज़ भी आ गई, साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज़ आ गई, मोस्ट एडवांस्ड लेबॉर्ट्री रिलेटिव टू साइंस वो कहाँ है, और फिर जो है उससे रिलेटेड अभी, क्योंकि इस वक्त हम एटम के जब पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हम 50 से अबव चले जाते हैं, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम बहुत ज़्यादा माइन्यूट में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आजकल दुनिया जो है वो आगे जा रही है। तो इस तरह आपने थोड़ा सा इसकी एक अवेयरनेस साइंस लैब्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसी तरह फिर मेडिकल से रिलेटेड जो है इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको थोड़ा आप जिस तरह का स्टेथोस्कोप आ रहा है या आपके पास स्फाइग्मोमैनोमीटर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा है, स्टेथोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा है, या आप अल्ट्रासाउंड इसका वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा होता है, या एक्सरे इसका एक्सरे मशीन इसका वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा होता है, या फिर आप जो चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह फिर मेडिकल से रिलेटेड में आपने जिस तरह सीटी स्कैन है और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ईईजी इलेक्ट्रो इंसेफलोग्राफ एंड एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडक्टिव मेथड पर जो ये वर्किंग मशीन्स जो होती हैं जो काम करती हैं, इसका प्रिंसिपल उसूल, ये तमाम चीज़ें आपने जो वहाँ से कर लेनी होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आप मुतफ़रिका में एक टॉपिक रख लेते हैं हम लोग, मिसलेनियस, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स आ जाएंगी। इसमें ख़ुसूसी तौर पर शॉर्ट टर्म्स, एब्रीवेशंस और टर्म्स, यूनिट्स और समवट हिस्टोरिकल एंड अदर थिंग्स, इसमें तमाम चीज़ें
तो ख़ास तौर पर जैसे नोटाम क्या है, आपको शायद याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एविएशन ने, इंटरनेशनल एविएशन एजेंसी ने जो नोटाम इशू किया था, तो आप समझ गए होंगे कि नोटाम किसका एब्रीवेशन है। अब आपने सर्च आउट करना होगा इसको। तो प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या होता है, इफ़ेक्ट्स आप पढ़ लेंगे, जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं, जिस तरह आप बेशक समझें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये साइंस से रिलेटेड हो या फिर सोशोलॉजिकल साइंसेस से रिलेटेड हो या फिर मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो आप इफ़ेक्ट, जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं जो टर्म में इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह मैंने अभी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा, या फिर आप जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की बात करें, या इसी तरह आप प्लेसिबो इफ़ेक्ट की बात करें, नोसिबो इफ़ेक्ट की बात करें, या फिर एक दूसरा टर्म है वाइट हाउस इफ़ेक्ट की बात करें, या ये तमाम इफ़ेक्ट्स जो हैं ये आपने इनकी थोड़ी अवेयरनेस हासिल कर लेनी होगी। इसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड या बाज़ औक़ात आईटी से रिलेटेड जो इन शॉर्ट टर्म्स हैं वो भी आपने समझ लेने होंगे। जिस तरह OTGB, वन टाइम पासवर्ड होता है, OTP, या फिर OTG, ये एक जो आप पिन लगाते हैं, बाज़ औक़ात कनेक्टिंग जो पिन होती है, OTG, ये क्या होती है। या फिर इसी तरह SD कार्ड जो आप लगाते हैं, इसमें अब ये SD जो इस्तेमाल करते हैं, व्हाट डज़ इट स्टैंड फॉर, रैम और रोम, इनका फ़र्क क्या है। और इसमें जब आप जाते हैं गीगाबाइट की जानिब, तो गीगा से अबव कौन कौन से यूनिट्स हैं, और ये सिंपल जो एंड्रॉयड वर्ड था, ये कब इस्तेमाल हुआ, एंड्रॉयड में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज हैं, जिस तरह बेसिक, कोबोल एंड दूसरी बहुत सारी, आप थोड़ा सा इनकी अवेयरनेस और उनके वर्किंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपने अपने जहन में रख लेने होंगे। ये रही कंप्यूटर से मिसलेनियस। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद यूनिट्स में आपने ख़ास तौर पर एरिया ऑफ लैंड, जिस तरह मिलियन हेक्टर, इसमें कितने एकड़ आते हैं, एकड़ क्या है, एकड़ में कितने फुट आते हैं, और फिर मिलियन हेक्टर जो है, ये जो एरिया का, क्योंकि जब कंट्री वाइज आप बात करते हैं, जब लार्ज एरिया को आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो लैंड को, तो आपने मिलियन हेक्टर यूज़ करना होता है। तो मिलियन हेक्टर में आपने ये देखना है कि कितने एकड़ साथ 1 मिलियन हेक्टर। और वैसे इन जनरल 1 किलोमीटर की एरिया हो, 1 किलोमीटर यानी 1 डायमेंशन और अदर डायमेंशन भी 1 किलोमीटर का ही हो, तो इस तरह के ये जो स्क्वायर बनेगा, यानी जिसकी एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर बनी, और ये इस 1 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया इज़ इक्वल टू 100 हेक्टर। तो ये तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि 1 किलोमीटर स्क्वायर ये बराबर होता है 100 हेक्टर के, यानी कोई भी स्क्वायर जिसकी 1 किलोमीटर लेंथ हो और 1 किलोमीटर ब्रेड्थ हो, तो इसकी जो एरिया बनेगी, इसकी जो एरिया होगी
वो 100 हेक्टर होगी। तो इसी तरह आपने ये इन जनरल मैंने हिंट दे दिया आपको। तो आपने जो स्टूडेंट्स, आपने एरियाज़ में मिलियन एकड़ फुट इसको भी देख लेना होगा। और कनाल ये भी एरिया का यूनिट है। मरला, कनाल, मरला, घुंटा, एकड़ एंड मिलियन एकड़ एंड मिलियन हेक्टर और मिलियन एकड़ फुट, ये तमाम चीज़ें आपने जो अपने तौर पर इनकी वर्किंग कर लेनी होगी। और इसी तरह स्टूडेंट्स, बाद में आपने यूनिट्स जो है वो गैस वॉल्यूम, गैस फ्लो जो होता है इसमें फ्लूइड फ्लो में इसके वॉल्यूम का यूनिट, और वाटर फ्लूइड फ्लो इसके वॉल्यूम का यूनिट क्यूसिक, ये कितने के बराबर होता है। ये एक आपने जो है वो अपने तौर पर इसकी वर्किंग एरिया के यूनिट्स में कर लेनी होगी। इसके अलावा आपने अपने पाकिस्तान, इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान की मिलियन हेक्टर वाइज एक टेबल बनानी होगी, जिसमें आप पाकिस्तान, इंडिया एंड अफ़गानिस्तान, ईरान एंड सो व्हाट हमारे जो नेबरिंग कुछ कंट्रीज़ हैं उनकी एरिया मिलियन हेक्टर वाइज, मिलियन हेक्टर में आपने एरिया चार्ट डाउन कर लेनी होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद आप चूँकि अभी मिसलेनियस का एक आप टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसलेनियसली जिस तरह भी जहन में आ रही हैं मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आप इंटरनेट की जो स्पीड है 5G एंड 4G, 5 जनरेशन के इंटरनेट एंड 4 जनरेशन के इंटरनेट की स्पीड क्या है, मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए। और ये 5G जनरेशन वाइज जो कैटेगरी अलग अलग है, इसका क्या मतलब है, किस तरह क्या फ़र्क है, इसमें कौन सी चीज़ है जो कि दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करती है, ये आप थोड़ा इसको देख लेंगे। इसके बाद बिज़नेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स POS, POP एंड POL, ये क्या होते हैं। POS, POP, POL। और अफ़गानिस्तान का झंडा अभी किस साल में तब्दील हुआ है, और जिस चीज़ में तब्दीली लाई गई है वो कौन सी है। लाइफ स्टाइल में पर्सनल लाइफ क्या है, ये टर्म जो है वो किस से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, वाइट हाउस को वाइट हाउस क्यों कहा जाता है, पेंटागन को पेंटागन क्यों कहा जाता है। ये ऐसे सवालात हैं जो कि जनरल नॉलेज में इंटरव्यू में भी बाद में आपको काम देंगे। अगर इनकी आप वन टाइम वर्किंग कर लेंगे तो इंटरव्यू में भी आप बहुत ज़्यादा रिच माइंड होंगे, बैठे होंगे, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यू विल बी ईगर टू डिस्कस विद द योर लीडर्स, योर इंटरव्यूअर्स, यानी उसमें कोई एग्जामिनेशन का, इंटरव्यू का आपको फोबिया नहीं होगा, बिकॉज ऑफ योर रिच माइंड एंड रिच नॉलेज। स्टूडेंट्स, इसमें गोल्ड से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, मेटल्स में करात और कैरेट, ये आप अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे। कैराट के से एंड CARAT, करात, जिससे हम अमूमन यूँ लिखते हैं। हम कहते हैं गोल्ड के लिए कि ये 24K का गोल्ड है, या 18K का गोल्ड है, या 16K का गोल्ड है, या 22K का गोल्ड है, यानी ये
के का मतलब किरात, तो उन दोनों में किरात CARAT और KARAT दोनों में क्या फ़र्क है, और ये यूनिट्स किस तरह इसको इनको असाइन किया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्योरिटी गोल्ड की किस में ज़्यादा होगी, 24K वाले गोल्ड में, 18K वाले में, 16K में, 22K में, और वाट और किस तरह इसमें इम्प्योरिटी शामिल की जाती है। इम्प्योरिटी क्यों शामिल की जाती है, क्या प्योरेस्ट जो गोल्ड होता है वो उसको हम क्या कहेंगे। तो ये आपने इस टॉपिक को देख लेना होगा। तो उमूमन स्टूडेंट्स यही एरियाज़ हैं, ये एक मैंने पैटर्न आपको दे दिया है। ये इसी पैटर्न को फॉलो करके उम्मीद है कि आप लोग हाईएस्ट स्कोर कर पाएंगे। पैटर्न टू बी फॉलोड, ये नहीं है एग्जैक्ट मैंने यही जो बातें बताई हैं आपको एग्जैक्ट वही करें, लेकिन उससे आपको एक पैटर्न मिल गया होगा कि किस पैटर्न पर आपने तैयारी करनी है। तो इस पैटर्न पर जो आप तैयारी करेंगे 100% आई गारंटी दिस थिंग कि आपकी बहुत सारी तैयारी इंटरव्यू के लिए भी इसी के अंदर हो जाएगी। उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लाने के लिए आप मुंतज़र रहेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।